हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एसएसटी जीएसईबी बोर्ड से सेमेस्टर 2 बुक का चैप्टर नंबर 13 इंडिपेंडेंट इंडिया। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 12 में देखा था कि इंडिया आज़ाद होने के बाद किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा था और कैसे उसने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक कर लिया, यूनाइटेड कर लिया और हमारे जो रेफ्यूजी कैंप बनाए गए ताकि रेफ्यूजीज़ को एस्टेब्लिश कर सके। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी थी कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन सब कुछ बेटर हो गया। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो आज़ादी के बाद का भारत जानना है सबको। चलो आओ शुरुआत करते हैं चैप्टर की। फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स। अब बच्चों, नए नए स्टेट्स बनाने थे भाई, भाषाओं के नाम पे, जैसे कि भाई जहाँ राजस्थानी बोली जाती है उसे राजस्थान, राजाओं का जो स्टेट है। जहाँ पे गुजराती भाषा बोली जाती है उसे गुजरात, जहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है उसे महाराष्ट्र। तो स्टेट्स बनाना बहुत ज़रूरी था, फिर बाद में असेंबलीज बनाना, तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। इंडिया became independent and the princely states were merged into the union. We had adopted a federal system of government. Hence, there arose the question of forming the states as the major components of the Union of India. The union that emerged out of the merger of British India and the princely states was classified as ABCD. तो बच्चों, इंडिपेंडेंट इंडिया बनने के बाद में हम लोगों ने सारे जितने भी 562 स्टेट्स थे, द प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक किया। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने इन सारे स्टेट्स को ABCD करके क्लासिफाई किया। द स्टेटस ऑफ ऑल द स्टेट्स इन दीज 4 कैटेगरीज वॉज नॉट द सेम, दो दे ऑल वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन। हर एक ABCD करके इसीलिए क्लासिफाई किया क्योंकि ये सभी सेम नहीं थे। दस इंडिया इमर्ज्ड एज अ यूनियन विद 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स एट द टाइम ऑफ एनफोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। बच्चों, 4 कैटेगरी में इन जगहों को बांट दिया गया था। पीपल फ्रॉम मद्रास, उसे ग्रुप A स्टेट में रखा गया। लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू फॉर्म आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड। अब जो ग्रुप A के थे, मद्रास साइड के लोग, उन लोगों ने आंध्र प्रदेश बनाने की बात की। उन्होंने कहा जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनके लिए सेपरेट स्टेट रखो। ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एज अ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बेसिस पे एक स्टेट बनाया गया। लेटर ऑन डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड अक्रॉस द एंटायर नेशन। अब पूरे देश में स्टार्ट हो गया कि भाई भाषाओं के आधार पे आप लोग स्टेट्स बनाओ। तो देखो, थिंग्स टू नो में द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अनाउंस्ड इन 1920 दैट व्हेन इंडिया वुड बिकम इंडिपेंडेंट द मेजर लिंग्विस्टिक रीजन्स विल बिकम ऑटोनॉमस स्टेट्स। हाउएवर, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक नो स्टेप टू फुलफिल द प्रॉमिस बिकॉज द नेशन वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन रिलीजियस कम्युनल बेसिस. The death toll in the communal riots more than 10 lakh. The Indian National Congress was apprehensive whether the nation would be able to handle the linguistic division or not. अब बच्चों, नेशनल कांग्रेस ने पहले तो 1920 में ये अनाउंस कर दिया था कि हम भाषाओं के आधार पे स्टेट्स बनाएंगे। आज़ादी के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था हमने पहले ही धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया है और काफ़ी सारा झगड़ा कलेश मच चुका है, 10 लाख लोगों की मौत हो गई है। अगर हम भाषा के आधार पे भी लोगों को बांटेंगे तो फिर जो देश है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सोचकर उन्होंने फिर डिवीजन नहीं किया था। इन दिसंबर 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन स्टेट्स। दिस वाज हेडेड बाय द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फैजल अली। Hence the commission was also known as फैजल अली कमीशन। अब 1953 में जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे फैजल अली, उनके अंडर में ये टीम बनाई गई और उनको कहा गया कि भाई आप स्टेट्स बनाइए। The bill regarding the reorganization of states was passed in the parliament and was implemented from 1st November 1956 onwards. तो ये जो पहला बिल पास किया गया 1 नवंबर 1956 से ये स्टार्ट हुआ। अब देखो, as per the recommendations of state reorganization committee, the 4 categories of states were renounced and 14 new states with 6 union territories were formed.
Most of these 14 states were formed on the basis of language except for पंजाब एंड बॉम्बे. तो बच्चों उस समय 14 स्टेट्स बना दिए गए, 4 जो हमने ABCD करके कैटेगराइज किया था उनकी जगह अब, और 6 यूनियन टेरिटरीज जिसमें से पंजाब और बॉम्बे जो थे वो भाषाओं के आधार पे नहीं थे. The state of Bombay, two major linguistic group, that is Marathi and Gujarati. बॉम्बे में मराठी एंड गुजराती लोग रहते थे. There arose an intense demand to separate Gujarat and महाराष्ट्र on linguistic basis. अब वहाँ पे भी झगड़े होना स्टार्ट हो गए, वहाँ पे भी बोल दिया कि भाई हमें गुजराती अलग और मराठी बोलने वाले अलग महाराष्ट्र में चाहिए. तो इस तरीके से हुआ. अब देखो महागुजरात मूवमेंट, the day when the bilingual recommendation for the state of Bombay was passed in the parliament, a group of students of law college in Ahmedabad organized a meeting and they started a series of demonstrations. Gradually this movement became more aggressive. अब जब ये कहा गया कि भाई बॉम्बे में बायलिंगुअल मतलब दो भाषा के लोग रहेंगे, मराठी एंड गुजराती, तो जो अहमदाबाद के लॉ कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोला नहीं हमें तो अलग चाहिए. तो इंदुलाल याग्निक, द प्रमोटर ऑफ महागुजरात मूवमेंट, इन्होंने महागुजरात मूवमेंट चलाई थी. द महागुजरात मूवमेंट बिकेम वायलेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब ये जो मूवमेंट थी बच्चों ये बहुत ही खतरनाक हो रही थी. A series of protests and violent demonstrations made it more intense and widespread across entire Gujarat. Indulal Yagnik, Jayanti Dalal, Brahma Kumar Bhatt were the prominent leaders of this movement. तो ये लोग इस movement के main important leaders थे. Mahagujarat Janta Parishad was formed under the leadership of Indulal Yagnik in September 1956. With the support of few other political parties, the Parishad demanded for a separate Gujarat state. They would observe a band or a strike during the meetings of national leaders. Indulal Yagnik became a very popular leader and eventually came to be known as चाचा ऑफ जनता. तो बच्चों जैसे आपने पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल का नाम सुना होगा, है ना, उसी तरीके से इंदुलाल याग्निक भी इस जो ये मूवमेंट थी इसमें बहुत ही फेमस हुए. इनका चेहरा उभर के आया, इनको चाचा ऑफ जनता कहा गया. इन्होंने डिमांड किया 1956 सितंबर में कि हम लोगों को सेपरेट गुजरात चाहिए. इन्होंने बंद का ऐलान किया, मतलब स्ट्राइक्स की. तो इस तरीके से ये फेमस हुए. फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट, तो देखो गुजरात कैसे बना. द मूवमेंट कंपेल्ड द Parliament to divide the bilingual state of Bombay into Gujarat and Maharashtra in 1960. The new state of Gujarat was inaugurated by Honorable Ravi Shankar Maharaj. तो Honorable Ravi Shankar Maharaj के हाथों ये नया स्टेट शुरू हुआ. 1960 में ये डिवाइड किया गया महाराष्ट्र और गुजरात को. रवि शंकर महाराज blessed the people of Gujarat to start the new Mandal of Gujarat at Sabarmati Ashram, Ahmedabad on 1st May 1960. तो गुजरात का जन्मदिन कब आता है? 1 मई को. Mehendi Nawaz Jung became the first governor and Dr. Jeevraj Mehta became the first chief minister of Gujarat. तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. अब देखो थिंग्स टू नो, हमें जानने वाली बातें. इवन दो गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकेम सेपरेट स्टेट्स, वी ऑल आर इंडियंस एंड बिलोंग टू द सेम कंट्री. यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रिवेल्स अमंग ऑल सिटीजन्स एंड ऑल द लैंग्वेजेस मीन इक्वल टू अस. भले ही हम अलग हो गए हों गुजरात महाराष्ट्र में, लेकिन हम सब भाई भाई हैं. सभी भाषाएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. We are the successors of Gandhi ji and Sardar Patel and it's our scared duty to keep अप देयर लेगेसी. तो हम जो है हमारे पूर्वज गांधी जी सरदार पटेल रह चुके, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको कायम रखें. May God give us the strength and intelligence to rule in the Gandhian way, stay rich in values even in poverty and serve our mother India with dedication. Let us begin the journey towards unity and progress. तो बच्चों ये हमारी रविशंकर महाराज ने ये सब कहा था कि भाई हम लोग भले गरीबी में रहें लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं वो हमेशा हाई होने चाहिए. सिंपल लिविंग एंड थिंक हाई थिंकिंग में, और हमारी जो जर्नी है वो हमेशा यूनिटी में एंड प्रोग्रेस में ही होनी चाहिए. ईयर 2010 वॉज सेलिब्रेटेड एज द ईयर ऑफ स्वर्णिम गुजरात टू कॉमरेट द 50 years ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट. 50 साल हो गए थे बच्चों 2010 में, तो स्वर्णिम गुजरात यानी गोल्डन जुबली हमने सेलिब्रेट की थी. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनी इनटू इंडियन यूनियन. तो सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया वर स्टिल अंडर द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कंट्रोल व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी. अब बच्चों जैसे गोवा है,
तो ऐसी कुछ जगह पर पोर्टुगीज और फ्रेंच लोग आकर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो लोग गए नहीं थे आज़ादी के बाद भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी प्रेजेंट पुदुचेरी, तो पौंडीचेरी जो था वो अभी तक मतलब फ्रेंच रूल के कंट्रोल में था। तो देखो पौंडीचेरी, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरला, यनम आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर वेस्ट बंगाल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच under the French control. People of these colonies wanted to join the Indian Union, for which they launched movements too. अब वहाँ की जो पब्लिक थी वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन ये फ्रेंच के कंट्रोल में थे। द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस सच मूवमेंट्स, अब लोगों ने हमला कर दिया, लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने दबाया लोगों को। इन 1948 a huge gathering of people in Pondicherry declared quit India टू द फ्रेंच अथॉरिटी। 1948 में जो पब्लिक थी उन्होंने बोल दिया कि भाई भारत छोड़ो फ्रेंच अथॉरिटी को। टू ब्रिंग आउट अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन नेगोशिएशंस विद द फ्रेंच गवर्नमेंट। फाइनली द फ्रेंच गवर्नमेंट एग्रीड एंड ऑन 31 October 1954 एंड सरेंडर्ड ऑल दीज कॉलोनीज टू इंडिया। तो भारतीय गवर्नमेंट बीच में आई, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, ये है, तो फिर फ्रेंच गवर्नमेंट मान गई और 31 October 1954 को वो सब कुछ भारत को सरेंडर करके चली गई। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ गोवा एंड दीव दमन, दीव दमन को भी पोर्टुगीज के कंट्रोल से कैसे हमने छुड़ाया। पोर्टुगीज वर मोर एडमेंट, पोर्टुगीज जो थे वो ज़्यादा कठोर थे, फ्रेंच वो छोड़ना नहीं चाहते थे, फ्रेंच से भी ज़्यादा कठोर थे। फॉर देम गोवा वॉज द सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, उनके लिए गोवा जो था एक उनकी प्रेस्टीज, उनकी शान की बात थी। ऑल नेगोशिएशंस एंड टॉक्स टू केड दीज कॉलोनीज टू इंडिया फेल्ड, कितनी भी उनसे बात की, उनको समझाया, वो नहीं माने। ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट्स टू इंटीग्रेट गोवा इनटू द इंडियन यूनियन बिकेम मोर इंटेंस एंड वायलेंट। ऑन 15 August 1955 3,000 to 5,000 unarmed Indian activists attempted to enter Goa at 6 locations and were violently repulsed by Portuguese police officers, resulting in the death of around 200 people. अब ये जो वायलेंट एक्ट हो गया, जो इंडियंस थे, कुछ लोग थे, वो चाहते थे गोवा कैसे भी हम में शामिल हो। 15 अगस्त 1955 को 3,000 से 5,000 बिना हथियार के जो इंडियंस थे वो गोवा में 6 लोकेशंस पे घुसने की कोशिश की। पोर्टुगीज पुलिस ने उन लोगों को मारा, वहां से वापस भगा दिया, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। When the talks and satyagraha failed, the Indian government decided to take more radical steps and launched Operation Vijay to free Goa. अब जो सत्याग्रह किए, बातचीत की, लेकिन फिर भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो था एक बहुत ही कठोर स्टेप, मतलब लड़ाई का, युद्ध का विचार किया और उसका नाम दिया ऑपरेशन विजय। The military operation started on the midnight of 17th-18 December 1961 under the leadership of General Chaudhary. The operation was completed by the next day afternoon. The Indians won Goa, Diu and Daman and hoisted the national flag here. That's how the last of the remains of the Western Empire were terminated फ्रॉम इंडिया। तो 2 दिन के अंदर ही अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल चौधरी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और गोवा और दीव दमन भारत के कंट्रोल में आ गए। हमने वहाँ अपने झंडे फहरा दिए और इस तरीके से वेस्टर्न कंट्री का जो ये जो साम्राज्य था इसको हमने ख़त्म किया। देखो दीव दमन एंड गोवा रिमेन्ड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 1961 टू 1987। गोवा को हमने 12वां स्टेट बना लिया 12 अगस्त 1987 को। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब आप ये तो जानते हो बच्चों, आज तक भी हमारे रिश्ते सुधरे नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान आज भी अटैक करता है इंडिया पे, हमको दगा देता है। तो देखो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन बिटर सिंस द इंडिपेंडेंस। जब से आज़ादी हुई है, जब से हम अलग हुए हैं, हमारे रिश्ते कभी अच्छे हुए ही नहीं हैं। The dispute over the marking of boundaries was never resolved, which has led to constant infiltration across the border in India. The Kashmir issue has added fuel to the fire and added bitterness in the relation between the two countries. और कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा है बच्चों, पाकिस्तान किसी भी हालत में कश्मीर पाना चाहता है, हम कश्मीर को इंडिपेंडेंट करके मतलब उसको उसकी इज्जत देना चाहते हैं और आज तक बॉर्डर का ये इशू कभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे रिश्ते आज भी तनाव भरे हैं। India and Pakistan were at war in years 1948, 1965 and 1971. इतनी बार तो हमने वॉर किया है लेकिन हर बार पाकिस्तान हारा है। All the 3 times Pakistan was defeated. Tashkent Agreement and Shimla Agreement are the 2 post-war agreements signed between India and Pakistan. Post मतलब post-war, वॉर के बाद में, लड़ाई के बाद में जो एग्रीमेंट्स साइन किए गए,
However, Pakistan has not followed the clauses of the agreement. लेकिन आज भी पाकिस्तान ने कभी भी अपनी बात मानी नहीं है. When Pakistani forces entered Kargil in 1999, India had to use the military force. कारगिल युद्ध में भी हमने फिर बाद में फोर्स यूज की थी. इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 फॉलोड बाय पाकिस्तान. पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया तो हमने भी किया. हैंस टुडे बोथ द नेशंस हैव न्यूक्लियर वेपन्स. आज दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. It is a sad fact that Pakistan has never responded positively to friendly gestures of India to maintain amicable relationship between the two nations. ये बहुत ही दुख की बात है कि आज तक कभी भी पाकिस्तान ने हमारे भाईचारे के रिश्तों को कभी भी अच्छे से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया. उसने हमेशा पीठ में खंजर घोंपा, उसने हमेशा आतंकवादी भेजे, हमारे देश में बुराई फैलाने की कोशिश की. इंडिया टुडे, आज की इंडिया की अगर हम बात करें, हाउ वेल हैव वी फेयर्ड आफ्टर 64 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बल्कि इससे भी ज़्यादा 70 मोर देन 70 प्लस ईयर्स हो चुके हैं बच्चों अब तो. हैव वी रियलाइज दैट आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो बच्चों क्या अभी भी आज भी जो हमारे संविधान की जो अच्छी बातें हैं क्या अभी भी हमें समझ में आई? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 years प्लान अनशेयर्ड the age of industrial development in India in the true sense. Notable development has happened in the cotton, textile, sugar, iron and steel, engineering, chemical industries and coal mining. We have become self-reliant in terms of industrial production. Marked progress has become evident in the fields of electronics, energy, computer, microchips, telecommunications, steel, fertilizer, cement and petrochemicals. तो बच्चों आज 5 साल का हम लोग हर साल प्लान बनाते हैं, नई सरकार आती है, देश ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एरिया हो, हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं. Many critics believed that India would not be able to sustain longer as a nation and would become a militarist nation soon. But India proved all these predictions wrong. बहुत सारे उस समय पे लोग आज़ादी के वक्त कहते थे कि भारत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और बहुत ही जल्दी इसमें खून खराबा हो जाएगा, ये देश बिल्कुल ख़राब हो जाएगा. लेकिन इंडिया ने इनके सारे प्रिडिक्शंस, यानी उस समय जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी, उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया. टिल द डेट इंडिया इज़ अ प्राउड एंड थ्राइविंग रिपब्लिक. आज तक भारत एक महान देश है जिसको खुद पे गर्व है. इंडिया हैज़ एग्जाम्प्लीफाइड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड दिस डाइवर्सिटी हैज़ नेवर बिकम अ हिंड्रेंस इन अवर प्रोग्रेस. भारत एक एग्जाम्पल है बच्चों, अनेकता में एकता का. यहाँ विविध भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जगह के, हर तरह के लोग रहते हैं हिल मिलकर प्यार से. और ये हमारा अलग होना कभी भी हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए हिंडरेंस यानी रुकावट नहीं बना है. द नेशन हैज़ डेवलप्ड इंडस्ट्री, साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन. तो ये देखो मरीन ड्राइव दिख रहा है, पॉश रेसिडेंशियल एरिया, और कितना खूबसूरत है हमारा देश. अलग अलग तरीके के जात भांति के लोग यहाँ रहते हैं. नर्मदा डैम देखो. On the other side, it is also true that the caste discrimination still prevails in many parts of our nation. अगर हम बच्चों सच बात कहें तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी जात पात, ऊंच नीच का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, ये अभी भी फैला हुआ है. Though the Constitution has declared India as a secular state, communal tension is not an uncommon thing. जबकि हमारा देश सेक्युलर है. सेक्युलर मतलब हम किसी एक धर्म को यहाँ प्रमोट नहीं करते, हमारे लिए सर्वधर्म एक है. लेकिन फिर भी आज भी ये जो टेंशन है धर्म के आधार पर ये बनी हुई है. द मोस्ट ब्रदरसम प्रॉब्लम ऑफ आवर नेशन इज द वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और भी बड़ी बड़ी बातें अगर हम बताएं कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत ही गरीब है हमारे देश में, ये भी एक प्रॉब्लम है. Certain sections have been tremendously benefited out of the economic development of the country and live in luxury. आप देख लो सेलिब्रिटीज नाच गाकर खूब करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, वही हमारा किसान जो है इतनी मजदूरी करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको नहीं मिलता है कुछ भी. On the other side, many people live below the poverty line. बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं. The people living in slums cannot afford to send their children to school. Corruption and inflation are increasing at an alarming rate. गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं उनके पास रहने के लिए, करप्शन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, खतरे का निशान आ रहा है. Our constitution considers everyone equal as per law, but in reality certain Indians are more powerful compared to others. हमारा संविधान कहता है कि हर इंसान कानून के आगे एक समान है, लेकिन अगर हम सच कहें तो कुछ इंसान बहुत ही पावरफुल है जो अपने अकॉर्डिंग कानून को नचाते हैं और कुछ लोग बेचारे कानून के आगे बेबस हैं.
We have not been completely successful as a democracy yet, nor have been absolutely unsuccessful. हम आज तक डेमोक्रेसी की हम बात करें तो हम बिल्कुल 100% ना सक्सेसफुल है ना अनसक्सेसफुल है. ये मीरा बहन है जो आपको दिख रही हैं. मीरा बहन, Madeline Slade, who was a disciple of Gandhiji, wrote in 1949 that the science and technology would surely benefit the humanity to a great extent, but तो ये गांधी जी की डिसाइपल यानी भक्त थी, उनकी शिष्य थी. उन्होंने लिखा है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ह्यूमैनिटी जो है उसको बेनिफिट मिलेगा. फाइनली इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे डिस्ट्रक्शन भी होगा. मतलब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बम बना दोगे तो वो बम एंड में आपको डिस्ट्रक्ट ही करेगा. वी शुड लीड अवर लाइफ इन कोहेरेंस विद नेचर टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस. उनका कहना था कि हमें नेचर के साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट तालमेल करके चलना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो. Then and then only we can ensure a longer and healthy survival of human race. तभी हम जब नेचर को अपनाएंगे, नेचर के साथ अच्छे से रहेंगे, तभी हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. Do you think that Meera Bahan was right in predicting that science and technology would create problems for human race? तो क्या आप ये मानते हैं कि भाई मीरा बहन ने जो लिखा वो सही है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आशीर्वाद के साथ साथ एक तरीके से बहुत ही खतरनाक भी हो जाएगी. तो मेरा मानना तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि जैसे आज आप समझ रहे हो कोरोना, ये जो बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया, ये वायरस जो चाइना ने बनाया है, तो बच्चों ये सब डिस्ट्रक्शन ही तो है. जितना ज़्यादा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उतना वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा. तो वैसे ही एडवर्स इफेक्ट आप कर सकते हो. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, देखो हम पेड़ काट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें हमारे देश में आ रही हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना. आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम.